नहीं कल रेगुलर लिसन नाउ, मेहरबानी करके जब भी ब्रेक हो बेटर आइदर रिमेन इन क्लास और आउट ऑफ द कंपाउंड। ये लॉबी में या इधर पर तुमको सवेरे भी बोलता है मस्ती मत करो, अलाउड नहीं है। दिस इज कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रेसिडेंशियल नहीं है। ये सब खेलने वेलने का भी अलाउड नहीं है। चिल्लम चिल्ली भी मत करो। इधर हॉस्पिटल है बाजू में, 4-5 बार कंप्लेंट आ चुका है तुम्हारे ही बैच का। वॉचमैन से भी कंप्लेंट आ चुका है, बाजू वाला ऑफिस से भी आ चुका है। नर्सिंग होम इधर जो चाइल्ड केयर भी रहता है, पीडियाट्रिशियन आता है शाम को, सब पेशेंट आता है, सबसे कंप्लेंट आ चुका है। बेटर बिहेव। तो बेटर बिहेव, चिल्लम चिल्ली मत करो। क्लास में बैठो चुपचाप, या तो बाहर जाओ। बाहर जाके जो करने का रोड पे करो, चलेगा। इतना एरिया में मत करो, अननेसेसरी है ना। वॉचमैन को बोला हुआ है फोटो निकाल के रखने का, आ गया किसी का फोटो, सीधा 2000 रुपया फाइन मारेगा। 200 रुपया नहीं, सीधा 2000। वो वॉचमैन से खाली फोटो आने का दे रहा। मस्ती किया है, चिल्लम चिल्ली किया है, दरवाजे पे लात मारा है, दूसरे का दरवाजे पे आवाज करके गया है। एक भी जन का मैंने बोला है बोलना मत कुछ, खाली फोटो निकाल के दे दो। जिसका फोटो आया सीधा 2000 रुपया फाइन, सिंपल। यू कांट बिहेव प्रॉपर्ली, देन इट्स योर प्रॉब्लम। पे द फाइन। 2000 रुपया दो, चिल्लाओ, रोड पे रोज शर्ट फाड़ के घूमो रास्ते पे, चलेगा। आई डोंट माइंड, रोज लॉबी में चिल्ला के चंडी में घूमो, चलेगा। 2000 रुपया फाइन देते रहना रोज। इट्स योर चॉइस। ओके भी था ना बुक। See now we were on full-fledged sum. Or if you take sum number 4, see sum number 4, page 66. Page 66, sum number 4. See, look at sum number 4, page 66. Sum number 4. From the following information, prepare manufacturing, trading and P&L for the year ended 31st December 96 and balance sheet as on that day. Sum number 4. Acha, now before that, see, I think बाद में करते हैं। See sum number 4, page 66. Sum number 4, page 66. Mila, this is a full-fledged sum of manufacturing, trading, P&L and balance sheet. Come on, Mark. Purchase of raw material. किधर जाएगा purchase of raw material?
RMC. Fuel and light, MD. Manufacturing debit, right? When you have full-fledged sum, you just need to take care of one thing, that is RMC. बाद में आप कोई भी ऑर्डर में करो, it's absolutely fine. Okay? Purchase of raw material, it is RMC. Fuel and light, it is MD. Administrative salaries, PNL debit. Admin वाला ऑफिस का है. Factory wages, MD. Carriage outwards, PNL debit. Rent and rates, PNL debit. फिलहाल PNL debit. Sales, TC, very good. Trading credit. Return inward मतलब sales return, so less from sales. General office expenses are PNL debit. Repairs to plant and machinery, MD. Manufacturing debit. Stock on 1196. Which stocks are these? Opening stocks. Opening of RMC is, opening of raw material is RMC. Sorry. Work in progress, the opening stock is MD. And finished goods का opening stock is PD. Sundry creditors, liabilities, capital account, liabilities, freehold premises, asset, plant and machinery, asset, debtors, asset, provision for depreciation on plant and machinery. अभी provision for depreciation है ना, आप लोग डिटेल में लर्न करोगे ना, नेक्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू टेक, दैट इज डेप्रिसिएशन में डिटेल में आने वाला है ये. फिलहाल इतना समझो कि व्हाट इज प्रोविजन फॉर डेप्री, इट इज अक्यूमुलेटेड डेप्री. इट इज अक्यूमुलेटेड डेप्री. देखो नॉर्मली क्या होता है, अभी समझो ये 50,000 का एसी है, तो 10,000 से डेप्रिशिएट करना है, बराबर है. तो व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन नॉर्मली? लेस फ्रॉम एसेट, बराबर है. तो 10,000 से करना है तो PNL डेबिट एंड लेस फ्रॉम AC 10,000. दैट्स व्हाट यू डू. तो ये 40 हो जाता है. उसके बाद नेक्स्ट ईयर अगेन 10,000 का डेप्री करेगा, तो लेस फ्रॉम AC एंड PNL डेबिट 10,000, so it becomes 30 and then 20 and then 10 and so on and so forth, right? There is one more way in which you can present the same thing, that is called PFD. What is PFD? Provision for depreciation. Provision for depreciation. You listen, beta, you listen. Then you get confused in between and then you ask the same thing again. When I'm talking, you listen. Sum solve करना is not a big deal. क्लिक होके आ भी जाएगा. कंसेप्ट मिस हो गया तो वाट लगेगा. तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि से फॉर एग्जांपल ये एसी है 50,000 का. When I want to charge depreciation for the first year 10,000, what I will do? I'll show it under PNL debit. I'll show it under PNL debit. But I won't subtract from AC. I will make a separate account called PFD, provision for depreciation. और उसमें ऐड कर देगा. And provision for depreciation is like a liability. But I will then subtract from asset and show it like RD. The provision for depreciation is actually a liability. So what I will do, PNL debit 10, and instead of subtracting from AC, I will show it under a separate account called PFD, 10,000. और फिर वो PFD AC में से माइनस करके दिखाएगा. मतलब AC 50 लेस PFD 10, 40,000. पहला साल तो सेम ही लग रहा है. सेकेंड ईयर में क्या होगा, वापस 10 का डेप्रिसिएशन हुआ, PNL डेबिट 10 दिखाएगा एज इट इज, AC से माइनस नहीं करेगा, PFD में ऐड कर देगा. तो PFD हो जाएगा 10 + 10 20. PFD हो जाएगा 10 + 10 20. AC 50 पर ही दिखाएगा. तो जब बैलेंस शीट बनाएगा तभी AC 50,000 माइनस PFD 20,000 आउट ऑफ कॉलम 30. तो पहले साल क्या दिखाया मैंने, फर्स्ट ईयर मैंने दिखाया एयर कंडीशनर 50 माइनस PFD 10. सेकेंड ईयर क्या दिखाया, एयर कंडीशनर 50 माइनस PFD 20. एंड थर्ड ईयर क्या दिखाऊंगा हमारे भाई, वही 10 का डेप्रिसिएशन है, PNL डेबिट में वैसे ही जाने वाला है. थर्ड ईयर AC still will be 50 less PFD 30.
Fourth year AC still 50, PFD 40, and fifth year AC still 50, PFD 50, value will be 0. The outer column values are same, 40, 30, 20, 10, 0. But instead of subtracting the depreciation from AC, what I will do is I will add it every year to a separate account called PFD, provision for depreciation. That's it. That is the only difference between normal charging of debris and PFD. It's just a different presentation. Why do you do it? What is the use of this presentation versus that? See, in that presentation what happens? It was 50 minus 10, 40. Then 40 minus 10, 30. Then 30 minus 10, 20. Then 20 minus 10, 10, right? But when I make a PFD account, what happens? My air conditioner is still at 50. But the jama hua depreciation is increasing. It is 10, then 20, then 30, then 40. तो यूज क्या हुआ? इस वाले मेथड में मुझे एसी का कॉस्ट और एसी का जमा हुआ डेप्री और WDV, दैट इज द बुक वैल्यू, तीनों एक साथ दिखता है वैल्यू शीट। कॉस्ट दिखता है, उस पर कितना डेप्रीसिएशन हो चुका है वो भी दिखता है, और वैल्यू भी दिखती है आज की। हर साल कॉस्ट दिखता है, जमा हुआ डेप्री दिखता है और करंट वैल्यू भी दिखता है। ये अपन जो फॉलो करते हैं वो मेथड में नहीं दिखता है। क्यों? अपन जो करते हैं उसमें क्या है? 50 minus 10, 40, 40 minus 10, 30, 30 minus 10, 20. So हर साल आई एम नॉट एबल टू सी द ओरिजिनल कॉस्ट। ये कितने का लिया था वो दिखता नहीं है। So comparatively this method is considered to be more informative as compared to the WDV method which we are doing. हम लोग 50 minus 10, 40 minus 10, 30 रिड्यूस करते जाते हैं, हर साल दिखाते हैं। इसमें भी वही है, रिड्यूस हो रहा है वैल्यू, लेकिन एट अ ग्लैंस हर साल मेरे को इंफॉर्मेशन दिखता है कि एसेट था कितने का, उसमें कितना जमा हो गया डेप्री और आज के तारीख में कितना है। तो जो कंपनीज होती है ना, कंपनीज पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उनको ये मेथड कंपलसरी है। सोलर पार्टनरशिप के लिए वी फॉलो द नॉर्मल WDV मेथड, कंपनीज के लिए कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? कि इंफॉर्मेशन दिखाओ, और ये आपका भी भला हो रहा है कि आपको पता है कि एसेट कितने का लिया था, तो जब रिप्लेस करने की बारी आएगी तो इतना फंड्स आप इकट्ठा करके रख सकते। तो अभी ये 5 साल का, कोई ऐसी कोई एसेट में 20 साल चलने वाला है या 15 साल चलने वाला है कोई एसेट, तो अगर आप हमारा मेथड से कर रहे हो तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट तो गायब ही हो जाएगा। बट ये मेथड से कर रहे हो तो 10-15 साल तक उसका ओरिजिनल कॉस्ट सामने पड़ा हुआ है। सो यू विल बी एबल टू इजीली पिन पॉइंट ये एसेट कितने का लिया था और कब रिप्लेसमेंट का बारी आएगा। अभी रिप्लेसमेंट का बारी भी समझ में आ रहा है आपको, वैल्यू घट रही है, और जब रिप्लेस करना है कि नहीं, कब रिप्लेस करना है, कितना पैसा रखना है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मेथड हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं इन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेप्रिसिएशन। फिलहाल मीनिंग समझो, व्हेनेवर यू हैव प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, व्हाट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? इट इज लाइक अ लायबिलिटी, but you do not show it under liability, you subtract it from asset. But what changes? What is the peculiarity? अलग क्या होता है? PNL में डेप्री वैसे ही जाएगा, but instead of subtracting from asset, you add to PFD. हर साल वो 10,000 PFD में ऐड होते जाएगा। तो in this example, if you see plant and machinery are 80,000 and provision for depreciation of plant and machinery is 8,000. Then what is that 8,000? That is already charged depreciation on plant. That is already charged depreciation on plant. Last year का, sorry, last year का charged depri है जो PFD में पड़ा हुआ है। मतलब if I ask you what is the current value of plant, what's your answer? 72. How did you get it? It is cost minus provision for debris. What is provision for debris? जमा हुआ डेप्री, accumulated depreciation. Is it clear? Now in the, अब लोग एडजस्टमेंट तो करेंगे, बट अभी ये वाला देख लो रिलेशन में है। तो नीचे देखो आपको दिया है depreciation on 10% planned at straight line method. What is straight line? Fixed is for original cost, straight line, FIM, SLM, SLM. तो किस पे चार्ज करते हो आप ओरिजिनल कॉस्ट? What is the original cost? You know, 80,000. In fact, every year in the trial balance it will appear at 80 only, because you are following provision for depreciation. So every year in the trial balance your machine is going to be 80, but your PFD will keep on changing every year. Last year का 8,000 ऑलरेडी किया है, इस साल वापस कितना होगा? 8, बट वो 8 का दो इफेक्ट क्या होगा? एक इफेक्ट जाएगा MD, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट,
पीएनएल डेबिट की जगह मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, और दूसरा प्लांट से माइनस नहीं करने का, पीएफडी में ऐड करने का, और वो टोटल 16 प्लांट से माइनस करने का। तो अभी वो पीएफडी हो जाएगा 8 और 8 16,000 16, and while presenting it will be 80 minus 16 64. Did you understand? 80 minus 16 कैसा 16? 8 तो था ही और 8 ऐड किया, 8,000 था ही पहले से पीएफडी और 8 ये साल का ऐड किया तो 16,000। अब कैसा दिखेगा 80 minus 16 64। थर्ड ईयर में कैसा दिखेगा? एमडी में 8,000 वो तो है 80 minus 24 56। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चौथे साल में कैसे दिखा 80 minus 36 32 80 minus 32 48। पांचवें साल में 80 minus 40 and so on and so forth. So what is the difference? Instead of subtracting from asset, you keep adding the debris to PFD, and that whole PFD you subtract from asset. That whole PFD you subtract from asset. Now what is this 8,000? Is it current year debris which you find in trial balance? Last year. तो लास्ट ईयर might have been the first year, वो भी पता चल गया। ऐसा पता चल गया 80,000 का एसेट है, 8,000 का पीएफडी है। लास्ट ईयर वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ दैट एसेट, दैट वी कैन कंक्लूड। आर यू गेटिंग दैट? दिस ईयर इज द सेकंड ईयर। सो 8 एमडी में दिखाएंगे, पीएफडी में ऐड करेंगे और 16,000 पूरा एसेट से उड़ा देंगे। समझा? पीएफडी का लॉजिक, accumulated depreciation. Okay? So provision for depreciation on 1st January 96, वो दिया भी है डेट आपको। 1st January 96 मतलब पिछले साल का क्लोजिंग, ये साल का वो लाइबिलिटी है, बट प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग मशीन से उड़ाएंगे। डायरेक्टली 8 नहीं उड़ाएंगे, 8 + 8 16 करके उड़ाएंगे। ओके? कैश इन हैंड इज एसेट, पीएफडी क्लियर सबको? कैश इन हैंड इज एसेट। स्टॉक्स, 3 स्टॉक्स दिया है नीचे, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश्ड गुड्स। टेल मी, रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट, आरएमसी से माइनस और डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट, एमसी मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट एंड एसेट, एंड फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक का ईसी एंड एसेट्स, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स। राइट? डेप्रिसिएशन सबको समझ में आया? क्या करना है? स्ट्रेट लाइन मेथड दिया है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लेना है 8,000। व्हाट आर द 2 इफेक्ट्स? MD मैन्युफैक्चरिंग डेबिट एंड ऐड टू PFD, एंड फिर वो टोटल PFD लेस फ्रॉम मशीन। बराबर है? तो वही है ना, अभी डेप्री 8,000 हुआ करंट ईयर का। करंट ईयर का 8 किधर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, और वो 8 PFD में ऐड होगा। 8 और 8 16 हो गया, ऑलरेडी 8 था, तो 16,000 पूरा मशीन से माइनस करें। दिखाएंगे अंदर ब्रैकेट में, दिखाएंगे ब्रैकेट में, दिखा देंगे 8 + 8 इफेक्ट 3 अच्छा उसमें ही माइनस करते हैं। मशीन लिखेगा इनर कॉलम में लेस पीएफडी 8 + 8। ओके, उसका नेक्स्ट ईयर 16 + 8, उसका नेक्स्ट ईयर पीएफडी है ना अलग अकाउंट, ये क्या अलग अकाउंट? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखाते वक्त डेप्री नहीं दिखाएगा, ऐसा पीएफडी दिखाएगा। मशीनरी के नीचे ऐसा पीएफडी और इधर लिखाएगा 8 + 8। ये एयर कंडीशन है, इसके जगह मशीन, ये 50 के जगह 80, और ये 16, और ये हो जाएगा 64 ऐसा। नाउ 80% ऑफ द फ्यूल एंड लाइट एंड 75% ऑफ द रेंट एंड रेट्स आर टू बी चार्ज टू मैन्युफैक्चरिंग। यू अंडरस्टैंड? मेक अ नोट, 80% ऑफ फ्यूल एंड लाइट, पहले फ्यूल एंड लाइट को पकड़ते हैं। 80% ऑफ फ्यूल एंड लाइट, फ्यूल एंड लाइट है कितना? 21,000 मिला, मिला। उसका 80% मतलब 16,800 किधर जाएगा? 80% ऑफ फ्यूल एंड लाइट इज चार्ज टू मैन्युफैक्चर, है ना? और ये 4,200 है, ये पीएनएल में जाएगा। बराबर है? 80% मैन्युफैक्चरिंग का है, 20% पीएनएल का। कल भी एक सम किया जाए ना, 2/3 1/3 रेंट का ब्रेकअप था, प्रीमाइसेस 1/3 2/3 3/4 1/4 रेंट और लाइटिंग ऐसा कुछ था। याद आया ब्रेकअप? तो पहले ही तोड़ देना है। तो यू डोंट राइट फ्यूल एंड लाइट डायरेक्टली इन मैन्युफैक्चरिंग, पहले ही स्प्लिट है। गॉट इट? सिमिलरली और एक चीज का बना है
रेंट एंड रेट्स कितना दिया है? रेंट एंड रेट्स वो भी 21 है, बट उसमें 75-25 है ना। आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड में आ रहा हूँ। 75-25 कितना है ये? 15750 एंड 5250, मतलब 15750 जाएगा मैन्युफैक्चरिंग डेबिट और ये जाएगा P&L में। इतना समझ में आया क्यों ऐसा किया? 80-20 75-25 सब डिविजन बराबर है। अभी there is one more adjustment on these items. If you check नीचे outstanding fuel and light are 4,000 and rent and rates prepaid are 5,000. तो my question is किसको करूँ add outstanding? 80-20 दोनों को करो। यही रेशियो में करना पड़ेगा, यही रेशियो में करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट 3 आउटस्टैंडिंग बहुत जगह है यार, बैलेंस शीट बहुत जगह। आउटस्टैंडिंग फ्यूल एंड लाइट उसका भी सेम टुकड़ा करने का। 5,000 है उसका 4,000 है उसका 80% एंड 20%, मतलब 3,200 एंड 800। ये जाएगा मैन्युफैक्चरिंग और ये जाएगा P&L। एंड वर्किंग नोट 4 दैट इज प्रीपेड है ना, प्रीपेड रेंट एंड रेट्स। प्रीपेड रेंट एंड रेट्स कितना है? 4,000 5,000। उसका कितना टुकड़ा करेंगे? 75% एंड तो 3,750 एंड 1,250। ये जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में, ये जाएगा कुछ नहीं है, खाली हर एक आइटम का ब्रेकअप कर दिया। एक्सपेंस को भी तोड़ दिया और आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को भी तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? क्योंकि फ्यूल एंड लाइट पूरा ये नहीं है अपना मैन्युफैक्चरिंग। 80% मैन्युफैक्चरिंग है, 20% ऑफिस का। ये 75% मैन्युफैक्चरिंग, 25% ऑफिस। तो आउटस्टैंडिंग क्या खाली मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है क्या? कि खाली P&L हो सकता है क्या? दोनों ही रहेगा। अगर ओरिजिनल एक्सपेंस टुकड़े में है तो आउटस्टैंडिंग भी टुकड़े में रहेगा और प्रीपेड भी टुकड़े में रहेगा। तो अभी आप ये नोट बना दिया ना, अभी आपको टेंशन नहीं है। अभी जब प्रॉब्लम करेगा तभी ओरिजिनल वैल्यूज नहीं लिखना है, सीधा स्प्लिट वैल्यूज, सीधा स्प्लिट वैल्यूज, सीधा फ्यूल एंड लाइट 16,800 प्लस 3,200 आउटस्टैंडिंग। समझा? आपका P&L में 4,200 प्लस 800, रेंट एंड रेट्स मैन्युफैक्चरिंग 15,750 माइनस प्रीपेड 3,750। ये P&L 5,250 माइनस 1,250। दिस इज क्लियर? एसेट में आप साथ में दिखा सकते हो, एसेट में साथ में दिखा सकते हो और लायबिलिटी में साथ में दिखा सकते हो, बट मैन्युफैक्चरिंग और P&L में अलग अलग। बोलो सर, ये आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस है वो पहले 21,000 में से माइनस करके ऐड करके बाद में स्प्लिट मत करो, पहले ही कर। इसका मतलब तुम पहले ही उधर दिखा रहे हो, बट कोई भी लाइट है क्योंकि उधर फिर अलग से P&L में आउटस्टैंडिंग दिखेगा नहीं, ऊपर ही दिखेगा एक जगह। दोनों का आउटस्टैंडिंग अलग अलग दोनों जगह पे दिखेगा। मेक अ नोट, स्प्लिट इन एडवांस एंड देन शो इट। बोलो और कोई डाउट? क्योंकि इकोनॉमिक्स बन गया, इकोनॉमिक्स मिस किया। चलो ठीक है, अभी मिला एडजस्टमेंट सब क्लियर? डॉट्स डालो ध्यान से। सबसे पहले मशीनरी पे एक डॉट और PFD पे एक डॉट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मशीनरी 1 डॉट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे एक डॉट। फ्यूल एंड लाइट 1 डॉट, रेंट एंड रेट्स 1 डॉट, मतलब वो रिमाइंडर है कि तोड़ना है और आउटस्टैंडिंग करना है। 2 डॉट डाल दो चलेगा। फ्यूल एंड लाइट पे 2 और रेंट एंड रेट्स पे 2 किया। फ्यूल एंड लाइट पे 2, रेंट एंड रेट्स पे 2 डॉट। डेटर्स पे NRDD समझा? P&L डेबिट एंड लेस फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स पे दैट्स इट। इसमें 2 फैक्ट्री फ्यूल एंड लाइट और
खाली फुल एंड लाइट लिखा चलेगा, ऑफिस फुल एंड लाइट, फैक्ट्री फुल एंड लाइट। क्लियर है डॉट्स? इसको कैसे करना है समझ में आया? स्प्लिट द ओरिजिनल एक्सपेंस, स्प्लिट द आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड ऑल्सो। स्प्लिट द ओरिजिनल, स्प्लिट द आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं ना पीएफडी। ऐसे पीएफडी ऐसे दिखेगा, मशीनरी 80 प्लस माइनस पीएफडी प्रोविजन फॉर डेब्री 8 प्लस 60, 64 in the outer column. Come on. No, it is a liability, but for presentation you deduct from asset. You won't show it as a liability. That is empty. That is a separate. That is first effect. Second effect na, you will add it to PFD and then subtract that 16 and then like this. This is the not three effects. PFD is a trial balance item. उसका एक इफेक्ट तो है, उसमें ये ऐड हो गया। डेब्री का तो दो इफेक्ट है ना, एक एमडी और एक ऐड। Machinery is in the trial balance, so one effect is asset. PFD is also in the trial, so one effect is less from machine, just like adding. It's a liability value है, present का चल रहा है। ये तो एक हो गया, डेब्री का दो है, ये डेब्री मैन्युफैक्चरिंग डेबिट एंड इसका ऐड। करो ध्यान से, चलो ये नोट्स किया? 16,000 आपका जो PFD 8,000 में था, हाँ मतलब वो लास्ट ईयर में अभी तक का जमा हुआ डेब्री है। इस साल FIM तो 80 का 10% रेट है, दिया है 10% डेब्री करना है, तो डेब्री का तो इफेक्ट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का रेट एंड नॉर्मली मशीन से माइनस करते हैं ना, मशीन में माइनस करने के लिए पीएफडी में ऐड करते हैं 8 और 16 और ये 16 वाला रहेगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ गाइस, इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड पे था डेब्री, व्हाट इफ आरबीएम होता किसमें लेते? 72,000 इफेक्ट यही रहता, एमडी एंड ऐड टू पीएफडी इफेक्ट यही रहता, लेते 72,000 7,200 हो जाता, 15,200 होता है सर पीएफडी, 15,200 हो जाता। ये रहा प्रेजेंटेशन, ये किया ऐसे ही दिखा, लायबिलिटी में नहीं, एसेट में माइनस कर। ये है ना पीएफडी प्रोविजन फॉर डेब्री, यही प्रेजेंटेशन है, ऐसे ही दिखाने का है। यही मैंने लिखा है, मशीन 80 लेस प्रोविजन फॉर डेब्री 8 प्लस 8 16 एंड आउटर कॉलम 60, ऐसे ही दिखाना है सर। प्रोविजन फॉर डेब्री का मतलब है जमा हुआ, वो लायबिलिटी। हाँ तो लायबिलिटी में प्रेजेंट ना करके एसेट से माइनस करके, तो ये एसेट साइड मशीन दिखाएगा 80, ऑलरेडी 8 तो डेप्रिशिएटेड है, वो इसमें पीएफडी में पड़ा है, ये साल का 8 और 8 16, तो ये हो जाएगा 64, तो एसेट में ऐसा दिखा है। और दूसरा डेप्री का इफेक्ट अपना मैन्युफैक्चरिंग डेबिट टू डेप्रिसिएशन, वो करंट ईयर का तो वैसे ही चलते रहे। लायबिलिटी में दिखाना ही नहीं है कभी भी उसको, हमेशा एसेट से माइनस करके। आरडीडी के जैसे, आरडीडी कभी लायबिलिटी में नहीं दिखाता है, लायबिलिटी दिखाते हैं डेटर से माइनस करके। नेक्स्ट ईयर में 80 माइनस 24 56, डेप्री का जो करंट ईयर का इफेक्ट वो तो आ रही है एमडी में, वो डायरेक्ट टू डेप्री ऑन मशीन 8 करंट ईयर का, ये टोटल 16 है। करंट ईयर तो पीएनएल एमडी में चालू ही रहेगा, खाली बैलेंस शीट में है ना पीएफडी लायबिलिटी में दिखाने के बदले इधर से माइनस, नहीं समझा? पीएनएल में ना हर साल 8 ही दिखने वाला, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करंट ईयर का डेब्री दिखने वाला, खाली इधर
एसेट से माइनस करने के बदले पहले पीएफडी में ऐड करने का और फिर टोटल पीएफडी उड़ा दे। मतलब अभी ये साल 8,16 किया, अभी थर्ड ईयर है सुधा, नेक्स्ट ईयर क्या करेगा, 8 वापस करेगा डिग्री, एफडी में 8, इधर ऑलरेडी 16 देखेगा, तो 16 प्लस 8 24, ये हो जाएगा 56। चौथे साल क्या करेगा, एमडी में 8, इधर 80 माइनस ये अभी 24 हो चुका है, 24 प्लस 8 32, तो 80 माइनस 32 48। एमडी में 16 नहीं 8 8 8 करंट ईयर बोलो डायरेक्ट लाइबिलिटी एसेट में फाइनल होती है। चलो नोट्स हो गया कॉपी, हाँ बोलो, हाँ चलो हाँ हाँ WRP के लिए चलता है एग्जाम में, WRP आरएमसी भी चलता है, RMC नहीं चलता, WRP। हाँ एडजस्टमेंट में नहीं आएगा बोलने पड़े, अरे लाइबिलिटी है, रिकॉर्ड है, इतने सालों से चलता है, क्रेडिट और बिल्स पे जमा हुआ है, रिकॉर्ड है ना भाई, ऐसा है। मैन्युफैक्चरिंग में आया मतलब वो फैक्ट्री का ही है।
हाँ टीएनएल में आएगा नहीं एमडी एप्री करंट ईयर खाली करंट ईयर खाली करंट आ जाए सर पीएफडी मैनेजमेंट कितना आएगा? नहीं एप्री खाली करंट ईयर पीएफडी इज अ लायबिलिटी सीधा एसेट से माइनस एक मिनट हाँ बोले पीएफडी का एक ही इफेक्ट है पीएफडी इज अ ट्रायल बैलेंस डेप्री का दो है डेप्री इज एमडी नॉर्मल एंड ऐड टू पीएफडी 6 8 पीएफडी वो सेम उसका एक इफेक्ट है लाइफ पीएफडी का एक इफेक्ट 8000 एसेट से माइनस करने का था करंट ईयर डेप्री का दो इफेक्ट करंट ईयर का डेप्री का दो इफेक्ट क्या है मैन्युफैक्चरिंग डेबिट एंड इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम एसेट ऐड टू 8 में से 16 अभी तो बताया बोल रहे ना मुझे आप ब्रैकेट में 8 में से देखा दीजिए फ्यूल एंड लाइट एक टीएनएल में जाएगा That's 20. Cost of production 3,65,000. नहीं बराबर हो चेक करने में बोर्ड से चेक करें आइए रॉन्ग से 350 वाला 70,000 पीएफडी आते ही नहीं होगा ये करंट ईयर का डेप्री है लोकल आए भी नहीं एक करंट ईयर वाला एक और पिछला था टोटल बता दो प्रेजेंटेशन ऑफ पीएफडी देख लो एसेट में विल राइट प्लांट एंड मशीनरी कितना 80 फिर माइनस प्रोविजन फॉर डेप्री 8 तो था 8,000 था और ये साल का करंट ईयर 8,000 का डेप्री सो दिस विल बी 8 plus 8 60 एंड जो करंट ईयर का डेप्री है उसका एक इफेक्ट इधर ऐड किया एंड दूसरा एमडी में क्या दिखा देगा नॉर्मल डेप्री ऑन
मशीनरी डेप्री ऑन मशीनरी करंट ईयर मध्ये 59,000 तो समझा पीएमडी अभी बोलो बराबर है समझा पीएमडी समझा सबको हेलो 1,50,000 नहीं नेक्स्ट टाइम बोलो इसमें फिल्टर तो नहीं कितना आ गया और वायलेंट वन और ये साल का सिर्फ 8 है हाँ ये साल का 8 है साल का पीएफडी क्या रिवार्ड में जो लास्ट ईयर का आंट है ना उसका एक दिया ये लास्ट ईयर और जो करंट ईयर वाला है वो एक इधर ऐड किया वो टोटल एसेट से माइनस और दूसरा ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि जो लास्ट ईयर करंट का अमाउंट सेम है
हाँ। नहीं दिए थे डेप्री ये है ना, एक इधर ऐड किया और एक इधर। ये ट्रायल बैलेंस वाला नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस पीएफडी लायबिलिटी है ट्रायल बैलेंस वाला। वो पिछले साल का डेप्रिसिएशन, इधर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। वो अमाउंट है ना दोनों का एंडिंग इसके लिए कंप्लीट जब चैप्टर करेंगे ना तब एकदम नहीं पीएफडी लायबिलिटी वो खाली लायबिलिटी कैसा है में पीएफडी का लायबिलिटी प्रेजेंटेशन के लिए देखिए। आज का पेपर अभी मैं थोड़ी देर में शेयर कर रहा हूँ। सी इफ यू आर एबल टू पास। आई फील आउट अगर वो अटेम्प्ट करोगे आप इधर पास तो हो जाओ। 40 मार्क्स आ जाएगा। अभी इतना पढ़ा उसको बोलने का मतलब यही है कि अकाउंट्स में पासिंग के लिए मर मरो मत। योर टारगेट शुड बी एटलीस्ट 85 प्लस, एटलीस्ट 85 प्लस। सो रीजनेबल टारगेट है हुआ तो 90 95 100 भी करो बट एटलीस्ट 85 प्लस। चलिए ये कर लो। मैं आपको चुन के क्वेश्चंस बताऊंगा जो आप नहीं अभी तक का जो सिलेबस हुआ है ना, अभी तक का जो सिलेबस हुआ है ना 90% ऑफ द पेपर वाज फ्रॉम मॉड्यूल, 90% वाज फ्रॉम मॉड्यूल लाइक यूजुअल। 10% बाहर का था, वो भी आरटीपी का सम। आरटीपी जो रिवीजन में लिया था उसी का सम था, मतलब फिगर्स थे बट सब कुछ मॉड्यूल में। रिवीजन टेस्ट वो हम लोग रिवीजन में सॉल्व करेंगे। और आपका ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स में एक ट्रू और फॉल्स शायद बार का तो वो भी मैनेजेबल था। बोलो ना सर। बाकी 5 का पार्ट टेक्स्ट बुक मैं देता हूँ थोड़ी देर बाद। सब मेरे को ऐसा लगता है अगर आपने अभी बीआरएस वगैरह का जो टेस्ट किया एग्जाम से तो मॉड्यूल अगर अच्छे से किया है तो आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, आप देखना। अभी हम लोग लेक्चर के एंड में जो 15 मिनट लेते हैं उसके लिए चलो। हम लोग लेक्चर नहीं आता right now complete this is done। 10 मार्क का बीआरएस, 10 मार्क का रेक्टिफिकेशन। I told you it is there। अगर आपने 5 पेपर्स देखा है ना तो 1 या 2 पेपर में छोड़ के हर एक पेपर में 10-10 मार्क का आया ही है। अभी राइट नाउ ये पेपर में बहुत जगह काम किया है बीआरएस रेक्टिफिकेशन। ऐसा हालत रहेगा बीआरएस रेक्टिफिकेशन का तो पास नहीं हो पाएगा। अभी चलो ये हो गया सबका। राइट नाउ 29 सम देखो 29 look at sum number 29। नहीं बाकी है हाथ किया है क्या पेपर में खाली डिस्कस करके आपको दे देगा, घर पे ट्राई करना। ये कैसा है अपना 29 सम 29 कोई किसी ने मार्क किया है सम? Anyone has marked? Take sum number 29। सिक्स तो बाद में करेंगे, छोटी सा
23rd बाकी है. 23rd is for homework. 23rd is very small sum, 3 minutes, 4 minutes max. 3-4 मिनट में हो जाना चाहिए. 23rd होमवर्क है. 26 हो गया है. 25 हो गया है. हाँ 24th. 23rd is for homework. All of you take sum number 29 now. देखो पहले ध्यान से. अब ये सम है ना, है बड़ा ही सिंपल, बट बट उसको समझने में ही वाट लग जाता है. तो एक बार किया रहेगा ना तो आसान हो जाता है. देखो, फॉलोइंग आर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट provided by Mr. Shivil related to year 2016-17. There are certain figures missing from the accounts. Now ध्यान देना. रॉ मटेरियल अकाउंट दिख रहा है सबसे पहला. Yes. फिर क्रेडिटर्स दिख रहा है. Yes. और फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दिख रहा है. बराबर है. मैन्युफैक्चरिंग आप ये जो बनाते हो इसका शॉर्टर वर्जन है. 2-4 आइटम वाला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है. ये हो गया ना सबका. अभी क्रेडिटर अकाउंट पे जरा फोकस करो. आपको बेसिकली मिसिंग फिगर्स ढूंढना है. और लास्ट में क्या पूछा है, तो आई थिंक यू हैव टू मेक अ रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रॉ मटेरियल अकाउंट. अ रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रॉ मटेरियल अकाउंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव दैट ट्रेडिंग इज दैट रॉ मटेरियल. अभी क्रेडिटर्स अकाउंट दिख रहा है आपको. Look at the creditors account. Creditors account में और debtors account में ना मोटा मोटी 4 आइटम्स रहने वाले. कितना? 4. Creditor और debtor account में generally you will have how many items? 4 items. Creditors और debtors में generally you will have 4 items. And some paper. Now see, creditors or debtors account में generally you will have 4 items. तो एक मिनट. Before this now you take 10 sum. 10 sum. 10 के बाद ये करेंगे. पहले 10 सम देखो. Look at 10 sum. 10 sum mark a star. Yes. Page 69 sum number 9 सम पॉसिबल ही नहीं है. मैंने होमवर्क में दिया है, कर ही नहीं पाओगे. 9 सम देखो. Not 10, 9. Trial balance for the financial year ended 31st March 17. 9 sum please take. ध्यान से अभी 9 sum. Trial balance for the financial year ended 31st March 17 of Deepakshi shows the following. Now this is a trial balance. Trial balance मालूम है आपको. सारे balances का लिस्ट दिया हुआ है. Purchase, sale, debtor, creditor, opening, closing stock, other expense and income, fixed asset, long term liability, capital. एक peculiar चीज अगर आपने मार्क की हो in the trial balance, क्या दिख रहा है आपको? Closing stock. Closing stock आपको कहाँ दिया हुआ है? Trial balance में. डेबिट नहीं रहेगा. But it is inside the trial balance. It is inside the trial balance, right? So it will have 2 effects or 1. Where? अब additional information में दिया है. Creditors balance on 1st April 16 was 3 lakhs.
अब क्रेडिटर का बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 16 और अपना ट्रायल बैलेंस इज ऑन 31 मार्च 17। तो कौन सा बैलेंस है? 3 लाख का ओपनिंग क्रेडिटर से आपको क्या पूछा है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS याद है, मैंने 2 लेक्चर पहले बताया था। कॉग्स का फॉर्मूला क्या था? इट वाज वेरी सिंपल, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। समटाइम्स डायरेक्ट एक्सपेंस, बट इफ देयर आर नो डायरेक्ट एक्सपेंस इट इज ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, दैट इज COGS। हेलो, तो वो ढूंढना है और अमाउंट पेड टू क्रेडिटर वो ढूंढना है, बराबर है। अब जब भी अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स या परचेज ये सब ढूंढने बोला रहता है ना, तो यू मेक अ क्रेडिटर्स अकाउंट, यू मेक अ क्रेडिटर्स अकाउंट। अब क्रेडिटर अकाउंट या डेटर अकाउंट, इसमें 4 आइटम्स जनरली रहता है, और भी रह सकता है, but majority of the scenario you will have these 4 items for sure in debtor and creditor. What are these 4 entries, you know? एक तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। तो क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, तो पहला ओपनिंग बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस BD। व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स? दे आर गिवन, it is 3 lakhs. At the beginning of the year it was 3 lakhs. Anyone see that? What is the closing balance of creditor, you know, at the end of the year? How do you know that? It's in the trial balance. That is how much? 4 lakhs. ये 2 मिल गए, बचे 2 क्या? परचेज। तो परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज टू क्रेडिटर। बाय परचेजेस it is not 10 lakhs, it is 13 lakhs. Because closing stock is inside the trial balance, it will have just one effect, asset. अच्छा, imagine a closing stock outside the trial balance, then what would have been the 2 effects? Trading credit and asset. Basically trading credit मतलब less from purchase और asset. तो in reality the purchase were 13 lakhs and closing stock वहां से माइनस हो चुका है. That's why it is inside the trial balance. क्योंकि अगर ये outside the trial balance होता तो purchase would have been 13 lakhs. तब जाके वो ट्रेडिंग क्रेडिट क्या है? परचेज से माइनस करने वाली ट्रेडिंग क्रेडिट है. मतलब एक्चुअली आपने साल में कितने का गुड्स खरीदा है? 13 लाख और आपका बच कितना गया? 3 लाख. तो बचा हुआ मतलब प्रीपेड. तो आप क्या करते हो? लेस क्लोजिंग स्टॉक, इधर से 3 लाख हटाते हो और किधर डाल देते हो? एसेट में क्लोजिंग स्टॉक. तब जाके ये परचेज कितना बनता है? 10 लाख. बट ये माइनस वाला इफेक्ट हो चुका है. कैसे पता चला हो चुका है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज इन द ट्रायल बैलेंस. तो आपसे मैं एसेट में लिखते हूँ, मतलब परचेज से माइनस हो चुका है, मतलब परचेज से माइनस करने के बाद परचेज 10 लाख दिख रहा है. इन योर ट्रायल बैलेंस परचेज से माइनस करने के बाद परचेज 10 लाख दिख रहा है. इसका मतलब ओरिजिनली परचेज वर नॉट 10 लाख, ओरिजिनली परचेज वर 13 लाख. क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता तो परचेज करेगा. क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता इन द ट्रायल बैलेंस, देन परचेज वुड हैव बीन 13 लाख. एडजस्टमेंट में होता तो लेस फ्रॉम परचेज, दैट इज ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट. वही करने वाले थे आप. ये बात समझ में आई? तो याद रखने वाली चीज क्या है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है मतलब वो परचेज से सब्ट्रैक्ट हो चुका है. इसके लिए आप सीधा एसेट में डालते हो. प्रीपेड इंश्योरेंस अगर ट्रायल बैलेंस में है तो कहां डालते हो? इंश्योरेंस से माइनस हो चुका है. प्रीपेड रेंट अगर ट्रायल बैलेंस में कहां डालते हो? एसेट. रेंट से माइनस हो चुका है. मतलब एक्चुअल रेंट वाज नॉट व्हाट यू आर लुकिंग इन द ट्रायल बैलेंस. वो कुछ ज्यादा पे किया था. तो एक्चुअल परचेज आर नॉट व्हाट यू आर सीइंग इन द ट्रायल बैलेंस. 10 लाख, इट इज 13 लाख. तो पहला चीज ये इधर ही अटकता है, बाकी सब तो कुछ नहीं है. वेरी सिंपल. तो पहला चीज इधर वर्किंग नोट बनाने का, इधर लिखने का परचेजेस
in trial balance is equal to 10 lakhs plus closing stock, इसमें add back कर दो 3 lakhs. So purchases actually are how much? Total purchases are 30. मतलब क्या, मैंने साल में 13 लाख का माल खरीदा है, उस 13 लाख में 3 लाख का बच गया, वो मेरे को कब काम आएगा? नेक्स्ट ईयर. लेकिन क्रेडिटर को क्या फर्क पड़ता है, मैं 13 लाख का खरीदा है कि 3 लाख बच गए कि क्या, वो मेरे को कितने का बिल मारेगा? 13 लाख. He will follow by a bill of 13 lakhs only. उसको थोड़ी फर्क पड़ता है तुम्हारा 3 बचेगी, 4 बचेगी, 5 बचेगी, 10 का 10 बचेगा. तो परचेजेस टू क्रेडिटर की एंट्री हमने कितने की मारी थी पूरे साल में? 13 लाख. 13 लाख, नॉट 10 लाख. इज दिस क्लियर? यही चीज समझना है, इधर ही क्रैक करना जरूरी है. इस पे ही खेलता है मॉड्यूलर इंस्टीट्यूट. ये 5 मार्क का सम डाल देगा, लगेगा केक वॉक है, बट घुमाएगा ये परचेज, इधर ही फंसता है. ये बात समझ में आया पक्का? What if the closing stock was outside the trial balance? तो परचेज would have been 30 लाख. अच्छा, इसी सम में अगर क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस होता और परचेज 10 लाख होता, तो 10 लाख. आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस तो वही परचेज, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस देखो आपको उड़ा के बताना पड़ेगा. समझ में आया? Yes, sir. तो इसका मतलब टोटल परचेजेस आर 13 lakhs. इसका मतलब परचेज टू क्रेडिटर इज 13 lakhs. तो क्रेडिटर में बाय परचेज 13 लाख. इसका मतलब शुरू में बैलेंस 3 लाख था, 3 लाख देना था, और माल खरीदा 13 लाख का, तो 16 लाख हुआ. 16 का 4 कैसे हो? पैसा दिया है. कितना पैसा दिया है? 12 लाख. तो दैट इज टू बैंक. व्हाट इज द एंट्री टू पे क्रेडिटर टू बैंक? 12 लाख. कैसा मिला? 16 माइनस 4. आपको मैंने बोला है कि 4 आइटम दिखेगा मेजॉरिटी डेटर और क्रेडिटर में. क्या 4 आइटम? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, परचेज और पेमेंट. ये डेटर अकाउंट होता है ना, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, सेल्स और मनी रिसीव. बोल, इज दिस क्लियर? तो इधर लिख देने का अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स इज हाउ मच? 12 lakhs. समझा? अब दूसरा क्वेश्चन है सीओजीएस. तो फॉर्मूला लिख देने का. सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ट्रेडिंग का खर्चा, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाता है अगर रहेगा तो. हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया था कि ओपनिंग प्लस सीओपी माइनस क्लोजिंग स्टॉक, याद है? और फिर दिया था सीओजीएस प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स. दैट सी प्लस बी में सी इज सीओजीएस, याद होगा. तो अभी सीओजीएस का फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका? 2 लाख. परचेजेस कितना? 10 की 13. रियल परचेजेस 13 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज 3 लाख. So this is 30 minus 3, 12 lakh. So your cost of goods sold is also 12. समझा? That's how you solve it. This is a 5 marks. है चिल्ली है, बुक नहीं है, ये अकाउंट में मिल जाता है 2 पे. इधर लोचा होता है. 90% ऑफ द स्टूडेंट एक 10 लाख एस परचेज. और ये आएगा क्वेश्चन आगे, कोई ना कोई टेस्ट में भुटकने वाला है, याद रखना. मॉड्यूल सम है. तो अभी जो 29 वाला अभी 29 वाला सम है. ये कर लो कॉपी और 29 वाला. क्या हो गया? चलिए ये पहले कॉपी दिस फास्ट. और हम गेट इट आउट. गर्मी हो रहा है. बंद है क्या इसी? आएगा प्लीज. मिला ये वाला? मेन चीज क्या था इसमें? परचेज. परचेज आ गया तो खत्म. तो कभी भी परचेज पूछा हो, क्रेडिटर का पेमेंट पूछा हो, ये अकाउंट में, इसमें और भी आता है. डिस्काउंट रिसीव्ड का एंट्री आएगा, परचेज रिटर्न का एंट्री आएगा, बट मोस्टली वो सब चीज नील रहे. ये 4 आइटम ही रहता है बुक से. ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस,
पेमेंट और परचेज। अभी लास्ट 29 10 तो हो चुका है। सर अभी तो एक नहीं है कल ये चैप्टर खत्म। हाँ आज खत्म। सर वैकेशन के बाद 29 is the work. ब्रेक आ जाएगा ना तो 29 is the last कल लास्ट अगर ये खत्म हो जाएगा, स्टार्ट विद न्यू टॉपिक खत्म करो मंडे कैसे आएगा 7 बजे आ जाएगा 20th है। 20th is your last Tuesday। चलो 29 सब ले लो अभी हो गया। वो कोइंसिडेंटली में ऑनलाइन था। 29 sum, ध्यान दो। Following is the manufacturing creditors and trading amount। अभी देखो, look at the creditors account। उसमें 3 आइटम दिया है, चौथा आपको ढूंढना है। तो क्या दिया है देखो, बाय बैलेंस बीडी 15 लाख नहीं नोटबुक में। क्रेडिटर्स बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी 6 लाख है। और एक चीज दिया है टू बैलेंस, मतलब ये आपने पेमेंट किया हुआ है 22 लाख। तो इसका मतलब क्या, शुरू में 15 लाख देने का, बोल पे देखो 15 लाख देना था ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग 6 लाख देना है, साल के बीच में 22 लाख दिया है। तो ये क्या रहेगा, ये है क्या लिखा, बाय परचेज। किसका परचेज, रॉ मटेरियल, बिकॉज वी आर मैन्युफैक्चरर्स नाउ। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, ये 28 लाख माइनस 15 लाख। का लॉजिक क्या है कि भाई आपका शुरू में पैसा देना था 15 लाख, फिर माल खरीदा 13 का, तो 28 हुआ, 28 में से 22 चुका दिया, तो बचा 6। दैट इज द क्लोज। बराबर। तो एक फिगर मिल गया आपको, क्रेडिटर मिल गया। अच्छा अभी ध्यान दो इधर, परचेज मिल गया। अभी दूसरा अकाउंट यू हैव टू मेक इज रॉ मटेरियल अकाउंट। रॉ मटेरियल अकाउंट क्या होता है, जो हम लोग आरएमसी दिखाते हैं ना, आरएमसी क्या करते हैं, ओपनिंग, ये कर लो पहले सुनो, ये 10 मार्क का है। This was in November 2020, 10 month। Offline, हाँ क्या? कोविड टाइम नवंबर 2020, 10 month। हाँ, एग्जाम तो सब ऑफलाइन ही दिया है। ये नहीं अभी
एक अटेम्प्ट स्किप किया था, केसेस कंपनी अभी लिया है। अभी देखो, ध्यान दो इधर गाइस, रॉ मटेरियल अकाउंट दिख रहा है आपको? ये कुछ नहीं है, ये आपका आरएमसी का समरी है। आरएमसी में क्या करते हो? ओपनिंग स्टॉक ऐड प्लस परचेज ऐड माइनस क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट, तो आरएमसी मिलता है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, व्हाट यू हैव डन, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में दिख रहा है, दिखा? फिर टू क्रेडिटर जो दिख रहा है ना, वो क्या है? परचेज। फिर क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, तो ये आरएमसी मिला, ये जाता है सीधा मैन्युफैक्चरिंग। समझा? तो बोलने का मतलब, इंस्टेड ऑफ शोइंग दैट आरएमसी का इंटरनल ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग, दे हैव मेड एन अकाउंट। अकाउंट में क्या किया? इधर ओपनिंग स्टॉक, कितना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? 1 लाख। फिर ये टू क्रेडिटर दिख रहा है, ये क्या है? परचेज। ये आपको पता है अभी कितना है? 13 लाख दिख रहा है, मिला? फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये ढूंढना है आपको। तो ये करने के बाद इधर मिलता है बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये रॉ मटेरियल कंज्यूम किधर ट्रांसफर होता है? डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में सीधा फाइनल अमाउंट, तो opening plus purchase minus closing is RMC. This goes into manufacturing. Is this clear? Now, if you look at the manufacturing account नीचे, इसमें तो दो figures missing है, ये भी missing है, ये भी missing. So I can't get anything over here. But if you see the manufacturing account, you can get one figure out of it. You know what? कंज्यूम RMC मिल जाएगा। कैसा? 17,94,000 is COP. 1794 is COP. Can you see that? 4 लाख Minus wages, minus debris, minus direct expense उड़ा हो, तो आपको मिल जाएगा RMC 10 लाख। 10 लाख। तो वो RMC है, वो RMC इधर लिख दो 10 लाख। 10 लाख मिला। Now what is the closing stock? 4 14 minus 10. तो ये दो अकाउंट समझा कि नहीं? ये तो चिन्ह था, ये तो परचेज मिल गया। एक मिनट, ये परचेज समझ में आया पहले? ये परचेज गया इधर, अभी ये रेडी है, ये रेडी है, ये तो मिसिंग है। अब नीचे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देखो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में व्हाट डू यू हैव? रॉ मटेरियल, वेजेस, डेब्री, डायरेक्ट एक्सपेंस, और ये बाय ट्रेडिंग क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बाय ट्रेडिंग इज COP। सो प्रियांशी, શું કરવાનું? બેલેન્સિંગ 17,94 minus the other 350, 2,244. So you get how much? 10 lakh is raw material consumed. उल्टा कर रहे हैं, यहां से उधर गया है, समझ रहे हैं गाइस? इधर से रॉ मटेरियल कंज्यूम मैन्युफैक्चरिंग में गया, हम मैन्युफैक्चरिंग से इधर लिया, मुझे मिसिंग फिगर था उल्टा। और फिर ये कितना रहेगा? 4 lakhs। अब ये दो चीज तो इजी था, मेन चीज है रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो नीचे क्या दिया पढ़ो, परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ 10 lakhs had been omitted, मिला? Purchase of machinery worth 10 lakh was omitted. Machinery are chargeable to depreciation at 10%. अब आपने अगर मशीनरी ओमिट कर दिया तो क्या उसका डेप्री क्या रहेगा? नहीं। तो आपको डेप्री चार्ज करना है कितना? 10 लाख का 10% which is 1 lakh which is a part of MD। तो वो इसमें था कि नहीं था? तो अभी करना पड़ेगा। वेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग, पे टू फैक्ट्री वर्कर्स 3 lakhs। ये हो गया पहले सबका, ध्यान दो। 10 लाख का मशीन का रिकॉर्ड करने का भूल गए, तो अभी रिकॉर्ड करो। तो मशीन तो इधर नहीं दिखता है, इसका डेप्री दिखता है, मशीन तो एसेट में जाता है, तो डेप्री 1 लाख बढ़ेगा। तो व्हाट विल बी योर रिवाइज्ड डेप्री नाउ? 3 लाख। अच्छा, वेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग, पेड टू फैक्ट्री वर्कर 3 लाख, पेड टू लेबर एट ऑफिस 50। तो 3.5 लाख का वेजेस है, उसमें 3 लाख फैक्ट्री का, 50,000 ऑफिस का। तो आपको कौन सा कंसीडर करने का? 3 लाख। जो ऑफिस वाले वो इधर होना नहीं चाहिए,
समझा कि नहीं? तीसरा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड द फॉलोइंग, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 80, आउट ऑफ इट 30% पर्टेन टू ऑफिस। तो क्या होना चाहिए ऊपर? नहीं होना चाहिए। फ्यूल चार्जेस 20 होना चाहिए, होना चाहिए। फ्रेट इनवर्ड होना चाहिए 35 होना चाहिए। डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर होना चाहिए, वो क्लियर रहता है। तो अपने को क्या पूछा? रिक्वायर्ड टू रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग एंड रिवाइज रॉ मटेरियल यही है। अभी अपने को बनाने का रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग। So how we will make revised manufacturing? पहले find out the revised values of all the three. So पहला तो revised depreciation. Revised depreciation. What will be your revised depreciation? Original depreciation कितना है? 2 lakh plus depre on new machine. डेप्री और न्यू मशीन कितने का मशीन था? 10 लाख का था, उसका 10% फॉर 12 मंथ्स 1 लाख। सो न्यू डेप्री कितना हो जाएगा? 3 लाख। पहले एक एक चीज रिवाइज ढूंढ रहे हैं हम लोग। ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग पे व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ डेप्री? 2 लाख। अब बोला था कि एक 10 लाख का मशीन अनरिकॉर्डेड है, तो चलो रिकॉर्ड किया। अब मशीन तो एसेट में गया, लेकिन उसका डेप्री बढ़ेगा, तो डेप्री किधर जाता है? एमडी में जाता है। तो एमडी में ऐड करने के बाद रिवाइज्ड डेप्री कितना हो गया? 3 लाख। दूसरा रिवाइज्ड वेजेस। रिवाइज्ड वेजेस कितना होगा? रिवाइज्ड वेजेस, ओरिजिनल वेजेस कितना था? 3,50,000। नीचे पढ़ो क्या दिया है वेजेस के बारे में? 3 लाख फैक्ट्री का है, 50 ऑफिस का है, तो कौन सा होना चाहिए? लेस ऑफिस वेजेस माइनस कर दो ना यहाँ से, तो 50 उड़ा दो। तो व्हाट इज द रिवाइज्ड वेजेस नाउ? 3 लाख। रिवाइज्ड वेजेस भी मिल गया 3 लाख। अब रिवाइज्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। रिवाइज्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, ओरिजिनल डायरेक्ट एक्सपेंस कितना था? ओरिजिनल डायरेक्ट एक्सपेंस है 2,44,000। अब आगे उसका क्या दिया है, क्या क्या मसाला पड़ा है उसमें देखो। 80,000 इट इंक्लूडेड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ विच 30% पर्टेन्स टू ऑफिस। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो लेस ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी कितना है? 80,000 का 30% है ना, which is 24,000। ये नहीं होना चाहिए, राइट? तो हटा दो, माइनस कर दो यहाँ से। ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी 80,000 का 30% which is 24, वो इसके अंदर पड़ा है, हटा दो। और क्या है? फ्यूल चार्जेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। फ्रेट इनवर्ड होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। लेट इट बी। डिलीवरी वैन चार्जेस टू कस्टमर नहीं होना चाहिए। तो लेस डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर्स is 20,000। ये हटा दिया तो कितना आता है? रिवाइज्ड वैल्यू इज आई थिंक 2 लाख। So now I have all the 3 revised values. Can I make a revised manufacturing account? Very simple. Revised manufacturing account में क्या लिखेगा? सबसे पहला इधर कॉस्ट ऑफ RMC, फिर क्या है? डेप्रीसिएशन, फिर क्या है? डायरेक्ट वेजेस, और फिर क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी कॉस्ट ऑफ RMC कितना था? कॉस्ट ऑफ RMC 10 लाख। विल दिस चेंज? ये चेंज होने वाला है? नहीं है। क्यों चेंज नहीं होने वाला है? क्योंकि ये देखो, अगर आप इसको कैसे चेंज करोगे? इसको आप 1794 कैसे मिला था आपको? वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कैसे मिला है? ये RMC प्लस ये ओरिजिनल वाला डेप्री, ओरिजिनल वेजेस, ओरिजिनल एक्सपेंस, ये सब करने के बाद 1794 आया। समझा? तो अगर आप इसको चेंज करोगे तो 1794 चेंज हो जाएगा। 2 वेरिएबल तो जिंदगी भर कभी मिलने वाला नहीं है आपको चेंज करके। RMC चेंज नहीं हो रहा है। व्हाट इज चेंजिंग? वेजेस, डेप्री एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, ये चेंज हो रहा है। तो व्हेन यू मेक द रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग, योर RMC विल रिमेन एट 10 लाख। डेप्रीसिएशन कितना आएगा? 3 लाख।
वेजेस कितना आएगा 3 लाख और डायरेक्ट एक्सपेंस कितना आएगा 2 लाख. सो व्हाट इज योर रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 18 लाख. समझा? अगर आप आरएमसी को चेंज करते हो तो सीओपी चेंज हो जाएगा. सीओपी चेंज होता है आरएमसी, वो तो दोनों वेरिएबल. तो आरएमसी इज नॉट चेंजिंग, आरएमसी इज रिमेनिंग सेम. यू गेट दैट? व्हाट इज चेंजिंग? दीस थ्री. तो यहां से आपका रिवाइज सीओपी हो जाएगा 18. ये सीओजीएस नहीं है, ये सीओपी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सीओजीएस क्या है? ट्रेडिंग में जाएगा ये. फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस सीओपी माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश. फिर उसको बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिख सकते हैं. ये बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिखा है बाय ट्रेडिंग अकाउंट. हाँ बाय सीओपी या बाय ट्रेडिंग अकाउंट एक ही बात. इधर ब्रैकेट में सीओ. मेन चीज, एक मिनट, समझने वाली चीज क्या थी इधर? आरएमसी को टच करने का. आरएमसी चेंज करोगे सीओपी चेंज, या सीओपी चेंज करोगे आरएमसी. आरएमसी इज फिक्स्ड. अदर अमाउंट यू हैव टू चेंज एंड फाइंड आउट द रिवाइज्ड मैन्युफैक्चर. दैट्स द ओनली वे आउट. या सर सी का पेपर 1 मिनट, सेटल फास्ट. एक मिनट वो डिस्कस करना है. हां, subtracting all the amounts which should not have been there. So doesn't that affect that's what I'm saying. When your COP will also change. raw material? If you are changing these amounts, your COP is changing. RMC is still 10 lakhs. In the original value also it is 10 lakh, in the new value also it is 10 lakhs. What is changing is these items. This is same only. मिला? तो ये दोनों सब मैंने जो करवाया, दोनों मॉड्यूल, आज का पहला वाला नहीं था, पर दूसरा 2 मॉड्यूल था. वो बोला ना, वो परचेज वाला 13 लाख. हेलो, क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस सुना? ओपन द ग्रुप. और ये वाला दोनों मॉड्यूल सब था. इसमें कैच क्या था? आरएमसी शुड रिमेन फिक्स. आरएमसी को चेंज करने का नहीं. आरएमसी चेंज किया तो लोचा घूमते ही रह जाओगे. जिंदगी में कभी फिगर नहीं मिलेगा. 2 वेरिएबल विल फाइंड एक्स एंड वाई, मिलेगा ही नहीं कहीं. क्या अभी आई शेयर द पेपर. आज का पेपर आप घर पे जाके ना शांति से बैठना. मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना, वो क्वेश्चंस सॉल्व करने का ट्राई करो इज्जत से. अपन कल से तो डिस्कस कर लेते हैं आंसर इसका. कल है ना, तो कल डिस्कस कर लेते हैं. हाँ ठीक है, मंडे कर लेना. बट ये आज का अभी सीए फाउंडेशन मई 2025 आज ही पेपर 2 से 5. तो क्रैक कर लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं किया तो वो चैप्टर अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा. टू ऑफ अस को स्किप करो. फर्स्ट क्वेश्चन आ जाओ. क्वेश्चन 2 पे. क्वेश्चन 2A. क्वेश्चन 2A देखो सब लोग. Following are the errors found in the books of XYZ, give necessary entries to correct them. A purchase of goods from R of 10,000 has been wrongly entered through sales goods. What is the correct entry? Purchase to R, wrong. R to sale, book change कर दिया, फिर reverse rectify. इधर ही कर लेते हैं. Furniture purchase for office use 25 entered in purchase day book. What will you assume? Cash or credit? Cash or credit? Credit. Direct entry furniture to creditor. Wrong. Purchase to creditor. Then reverse rectify. ये वो नॉर्मल रेक्टिफिकेशन है. आफ्टर फाइनल अकाउंट में शायद नहीं चाहिए. नॉर्मल था, नॉर्मल. फाइनल रिपेयर्स were debited to furniture. What is the correct entry? Wrong. Furniture to cash. Wages paid to workmen for making office furniture flat to wages. Correct. Furniture to cash. Wrong. Wages to cash. Tuition fees of proprietors son debited to audit fees. Wrong. Cash. Audit fees to cash. Then 6. क्या? हाँ रुको सबर करो. An amount of 10,000 due from one written off as bad debt previous year now recovered was transferred to personal expense. Cash to bad debt recovery का हो गया cash to मोहन.
Goods costing 7,000, sale price 10, distributed as sample, not recorded anywhere. 7,000. Sorry, advertisement to purchase. Advertisement to purchase. 7,000. Goods of 1,000 returned by customer G and company entered in sales day book, posted to the credit of his account. Correct entry क्या आएगा? Sales return to customer. Wrong. Customer. Cash to sales to customer. Sales में डाला और customer को credit में. तो dash to sales to customer. Then reverse rectify. Bill of exchange received from SS company 10,000, returned by the bank as dishonored. Credited to bank and debited to BR. एक मिनट. Correct entry क्या है? Returned by bank dishonored. Discounted BR dishonored. Accepted to bank. Debtor to bank. वो right था. It was credited to bank and debited to BR. What is wrong? BR to bank. Debtor to bank का हो गया. BR to bank. Reverse rectify. समझ में आया? Discounted BR. BR passed to bills payable book. Bill was given by Jack. BR passed to BP book. Correct entry was BR to Jack. Wrong. Jack to BP. That was for 10 marks. Now BRS. The bank passbook showed a debit balance. मतलब CB overdraft था. A check worth 1,000 directly deposited into bank by customer. No entry was made in CB. PB of CB flat. बाद में जो भी है देख लेंगे. PB of CB flat. Out of the checks of 85,000, amounting to 50,000 only were presented for payment in 31st month. CB down by 85. CB down by 50. And difference is 35. जो भी है PB to CB जाना. CB down by 85, PB down by 50. वो समझा? A check of 10,000 received and entered in cash book not sent to BFC. CB up, PB flat. CB up, PB flat. Cool. Checks worth 50,000 sent to the bank for collection. It was collected as follows. Checks collected before 31st March 25,000. On 10th April 10,000. On 12th April 5,000. मतलब CB up by 50. But how much is PB up by? 35. का मार्च में हो गया. 15,000 का डिफरेंस हो जाएगा BRS. समझा? वो मार्च में हो गया, वो सेम मंथ में हो गया. वो अप्रैल का वो नेक्स्ट मंथ. The bank made a direct payment which was not recorded. PB down. CB flat. Direct payment. Interest on OD charged by bank. CB down. CB flat. Bank charges 200 entered twice in cash book. CB down by 400. CB down by 200. And insurance charges directly paid by not recorded at all. CB down 175. CB flat. Credit side of bank column in cash book under cash. What is credit payment? Payment under cash मतलब पैसा बढ़ा. तो CB up, PB flat. बराबर से. That was for 10 marks. अब 10 हो गया 20. अभी एक और गम्मत दिखाता हूँ आपको. देखो नीचे स्क्रॉल करते जाओ. स्क्रॉल करते जाओ. 4 घंटे से कम करने का 2 घंटे 3B या 3B दिख रहा है. ABC are partners sharing profits and losses as 2:1. Okay. They have taken D into the partnership. 3B, but रुको सर. 3B दिख रहा है. Normal balance sheet 3+1. D shall have 7,500 towards capital and required sum of goodwill. Goodwill बाद में मिलेगा. Capital मिल गया. Admission of a partner है. Value of stock should be increased by 3,750. Reval. Provision for bad debt should be provided at 10%. Furniture should be depreciated by 10%. Value of land and building should be enhanced. एक मिनट. Value of the goodwill is fixed at 22,500. This is
विच वैल्यू टोटल गुड आज ही हमने किया था उसमें शेयर निकाला और फिर एंट्री करते हैं। एंट्री थोड़ा अलग है बट 12th के जैसा ही आएगा तो वो भी आएगा बताएगा। बट मिल गया शेयर ऑफ गुडविल वहां से 22,500 से उसका शेयर कितना है डी का 1/5 तो दिया है। न्यू रेशियो दिया है 2/15 जो भी है 2/15 उसका शेयर है बराबर है। सन फॉर्मूला से एसआर मिल जाएगा और गुडविल का रेशियो का जनरल रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल करते ही है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज इंक्लूड 1500 ड्यू टू आर हैज बीन पेड बाय ए मतलब ए ने वो लायबिलिटी टेक ओवर की लायबिलिटी टू ए कैपिटल रिवाइल कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट तो 10 माह किधर हुआ। अब एक और है स्क्रॉल करते जाओ I'll tell you it was 4B का क्वेश्चन है ना 2 दिन पहले हमने सॉल्व किया था। मैंने आपको चैलेंज दिया था 10 मिनट का याद होगा तो I told you to make that revised balance sheet खाली बैलेंस शीट करना था। ध्यान से पढ़ो एक बैलेंस शीट दिया है ऑन 1 अप्रैल 24 याद आएगा। ड्यूरिंग 24-25 प्रॉफिट एंड लॉस शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 837,500 मिला प्रॉफिट। अब दिया है इसमें दिस वाज आफ्टर अलाउइंग फॉर द फॉलोइंग जब ये एंट्रीज हो चुका है। कमीशन पेड टू सेलिंग एजेंट हो चुका है, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर हो चुका है, परचेज ऑफ व्हीकल भी हो चुका है वो तो आता नहीं है प्रॉफिट में, डेप्री ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर भी हो चुका है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3% रिसीवेबल व्हाइल प्रिपेयरिंग ये भी हो चुका है। बट व्हाइल प्रिपेयरिंग पीएनएल द फॉलोइंग आइटम्स आर फॉरगॉटन प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग इस करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज नीचे का दिया हुआ है। अब करना क्या था पहले तो रिवाइज प्रॉफिट ढूंढना था। उसमें क्या करना था रिवाइज प्रॉफिट में प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एडजस्ट करना था वो मिल गया। अब बैलेंस शीट में दूसरा इफेक्ट किसका जाएगा एक तो कमीशन पेड टू सेलिंग एजेंट ये जाएगा कि नहीं जाएगा बैलेंस शीट में नहीं वो ऑलरेडी पीएनएल में हो चुका। बैलेंस शीट में तो दिखता नहीं कैश बैंक से डिडक्ट हो गया पेड एक्सपेंस डिस्काउंट रिसीव क्रेडिटर्स में आ चुका। परचेज ऑफ अ व्हीकल ये करना पड़ेगा ये व्हीकल में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा और वो खरीदा भी लास्ट डेट को उस पर डेप्री आने वाला डेप्री ऑन फर्नीचर एंड व्हीकल ये माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट में नहीं करना है ये इसमें करना है बैलेंस शीट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिस एनआरडीडी डेटर से माइनस हो जाएगा। तो बैलेंस शीट में क्या क्या करने का खाली कमीशन नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा समझा पेड डिस्काउंट भी नहीं आएगा क्रेडिटर्स में हो चुका है। व्हीकल क्यों आएगा खरीदा है व्हीकल में ऐड डेप्री लेस करेंगे रिजर्व और एनआरडीडी सो मिल जाएगा आपको रिवाइज्ड बैलेंस शीट का वैल्यू करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। ये भी आई थिंक था 10 मार्क का 10 मार्क सो 10 टोटल 40 हुआ। एक और 5B का सेकंड 5B का सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है। लुक एट 5B का सेकंड यू हैव बीन गिवन द फॉलोइंग रफ बुक सोल्ड टू अल्फा इंडस्ट्रीज मिला क्या 10 लैपटॉप्स 5 लेजर प्रिंटर्स सोल्ड फर्नीचर टू सिंह कंसल्टेंट्स ऑन क्रेडिट सेल्स बुक बनाने का। अब पहला वाला इलेक्ट्रॉनिक्स है लैपटॉप आएगा लेजर जेट प्रिंटर आएगा पीडी माइनस करना है फर्नीचर टू सिंग ऑन क्रेडिट ये आएगा नहीं आएगा जेपी में 20 डेस्कटॉप पर डेस्कटॉप ऑन क्रेडिट ये आएगा 10 टैबलेट्स आएगा फॉर कैश ये कैश जाट एंटरप्राइजेस 50 मोबाइल फोन्स एट सो एंड सो आएगा एक्सटर्नल आर्टिस्ट पर आर्टिस्ट लेस टीडी दिस वाज फॉर 5 मार्क 45 मार्क का पेपर इंक्लूडेड इजीली attempt and अगर सब जेपी बनाएगा तो भी चलेगा नोट्स लिखा तो भी चलेगा। एक मिनट सेल्स बुक पूछा है ना सेल्स बुक शुड बी फेयर जेपी रफ में जेपी बनाओ या नोट्स लिखो बोथ आर फाइन। बोलने का मतलब उसमें मार्क्स नहीं कटेगा वर्किंग नोट होगी तो वर्किंग नोट या जेपी दोनों में से एक करने का समझा। 45 मार्क्स यू कुड हैव घर पे ट्राई करना चाहिए तो मेरे को चेकिंग के लिए देना
अभी टारगेट क्या रखने का अपने को, पासिंग नहीं रखने का, 95 फोड़ एकदम 90 95